जय हिंद दोस्तों, मैं दानिश मेमन आज आपके सामने उपस्थित हूँ भूगोल के एक अन्य विषय के साथ जो है जियोमॉर्फोलॉजी। दोस्तों, इस पूरी कहानी को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपके सामने एलोबरेट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी क्या है। जियोमॉर्फोलॉजी को हिंदी में हम कहते हैं दोस्तों भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान का मतलब दोस्तों ये है कि पृथ्वी की सतह का अध्ययन, मतलब भूगोल की वो शाखा जिसमें हम पृथ्वी की सतह का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। दरअसल ये एक ग्रीक वर्ड है, या यूं कहूं कि 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जियो यानी पृथ्वी, मॉर्फोस यानी कि मतलब होता है सतह, और लॉजी मतलब होता है अध्ययन, यानी वो भूगोल की वो शाखा जिसमें हम पृथ्वी की ऊपरी सतह का अध्ययन करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। और पृथ्वी की सतह के अध्ययन करने के क्रम में हम ये प्रयास करते हैं कि हम इसका अध्ययन भी करें कि हमारे महासागर कैसे बने, हमारे महाद्वीप कैसे बने, और महासागर और महाद्वीप के जो भौतिक संरचनाएं हैं जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि का अध्ययन भी करें और पाएं कि कैसे बने। इसकी चर्चा भी हम इसमें करने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे आज बात करेंगे, यानी मूल रूप से भूगोल का जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसमें हम ये समझेंगे कि हमारे पृथ्वी के ऊपर की जो संरचनाएं हैं उसका निर्माण कैसे हुआ। और इसी क्रम में हमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 थ्योरीज पढ़नी होंगी जो हमें बताएंगी कि हमारे महाद्वीप, महासागर का निर्माण कैसे हुआ और इनकी प्रमुख संरचनाओं का निर्माण भी कैसे हो सका। तो 3 थ्योरी कौन कौन सी हैं? तो पहली है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। दूसरी थ्योरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी यानी समुद्र नितल प्रसरण सिद्धांत। और तीसरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आज की क्लास में जो है पहला चैप्टर, ये यूं कहूं कि एक टीवी सीरीज चल रही है, वेब सीरीज है, और वेब सीरीज का पहला एपिसोड जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, और इसको हम पूरी कहानी के माध्यम समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कॉन्टिनेंट महाद्वीप, जो हमारे 7 महाद्वीप हैं उनकी चर्चा हो रही है, और विस्थापन यानी कि ड्रिफ्ट। मतलब इस थ्योरी का सिंपल मतलब यह है कि हमारे जो 7 महाद्वीप हैं ये पहले इस अवस्था में नहीं थे जहां आज हैं, बल्कि पहले कहीं और थे, किसी और अवस्था में थे, और आज वो ड्रिफ्ट होकर यानी विस्थापित होकर अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर आके मौजूद हैं। उसे ही हम कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन। और ये सिद्धांत जो है ये दिया था हमारे अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने दिया दोस्तों? अल्फ्रेड वेगनर ने। दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर हमारी कहानी के पहले पात्र हैं, पहले कैरेक्टर हैं, और अल्फ्रेड वेगनर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको मेनली समझाने की कोशिश करता हूं। मूल रूप से ये मेटेरोलॉजिस्ट यानी जलवायु वैज्ञानिक थे, और ये अध्ययन कर रहे थे कि किसी क्षेत्र पर उस क्षेत्र की जलवायु का उसकी चट्टानों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में जो चट्टानें पाई जाती हैं उस पर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने इस अध्ययन में क्या पाया? जब ये अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने पाया कि ट्रॉपिकल रीजन यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा दोस्तों? जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होता है। तो इन्होंने पाया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां पर सामान्यतः तापमान ज्यादा रहता है, कर्क रेखा से मकर रेखा का क्षेत्र, तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जहां सामान्यतः तापमान ज्यादा रहता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उन्हें ऐसी कुछ एविडेंस, ऐसे कुछ प्रमाण मिले जो दिखाते हैं कि ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में कभी ना कभी ठंड रही होगी। यानी जैसे एग्जांपल के लिए मैं सबसे सरल एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। आपके उष्णकटिबंध का कोई शहर, जैसे उदाहरण के लिए उज्जैन, नागपुर, रांची, ये जो शहर हैं, यहां पर अगर आपको ऐसे प्रमाण मिले कि यहां पर कभी ग्लेशियर रहे होंगे, हिमनद रहे होंगे, जैसे दोस्तों नदी होती है, नदी जब किसी जगह से बहती है तो हम नदी के पानी सूख जाने के बाद भी ये बता पाते हैं कि यहां से नदी बही होगी। यानी नदी बहते समय ऐसे कुछ निशान छोड़ जाती है जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं।
ठीक इसी क्रम में जिस तरीके से ग्लेशियर जो होते हैं यानी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े ग्लेशियर जो होते हैं वो जब किसी जगह से बहते हैं तो वो उनको यानी वो जिस जगह से बहते हैं तो उसी आधार पर हम प्रमाण बता पाते हैं, देख के बता पाते हैं कि यहां से ग्लेशियर गुजरा होगा या ग्लेशियर यहां रहे होंगे। तो उन्होंने क्या पाया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां पर तापमान सामान्यतः ज्यादा रहता है वहां पर क्या मिले उनको, ग्लेशियर के प्रमाण मिले। तो उनके मन में जिज्ञासा जागी कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्यों ऐसा कैसे हो सकता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ग्लेशियर के प्रमाण मिले हैं। तो उन्होंने दो बातें समझने की कोशिश की, या तो ये जो क्षेत्र है यहां पर जलवायु पहले ठंडी रही होगी फिर बाद में गर्म हुई, और दूसरा उन्होंने स्टेटमेंट निकाला या दूसरी बात उन्होंने सोची कि या फिर ये क्षेत्र ही ठंडे क्षेत्रों में या ध्रुवों के पास रहे होंगे। रिसर्च करने की कोशिश की, पहला जो स्टेटमेंट दिया कि ये जो क्षेत्र हैं यहां पर जलवायु पहले अलग रही होगी बाद में अलग जलवायु है, यानी ये उष्ण कटिबंध में वर्तमान में है, पहले शीतोष्ण कटिबंध में या शीत कटिबंध में रहे होंगे, ये संभव नहीं है। क्यों? चूंकि हमारे पृथ्वी पर जो जलवायु है वो पृथ्वी के गोल होने की वजह से, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने की वजह से, अपने अक्ष पे घूमने की वजह से और अपने अक्ष पे टिल्टेड होने की वजह से हुई है। तो ये संभव नहीं है कि ये संभव नहीं है कि इन प्रदेशों पर कभी भी शीत कटिबंध रहा हो। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या निकलेगा फिर? दूसरा स्टेटमेंट होगा कि ये स्थान कभी ना कभी शीत कटिबंध यानी ध्रुवों के पास रहे होंगे, और इसी तथ्य के आगे बढ़ाते हुए अल्फ्रेड वेगनर ने रिसर्च करना शुरू किया कि ये क्षेत्र पहले ध्रुवों की तरफ क्यों थे, क्या कारण है और आज कहां पर है, क्यों है। इसी की बात है और इसी के क्रम में उन्होंने क्या निकाला, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी निकाली। क्या है थ्योरी? बहुत साधारण बहुत सरल थ्योरी है। पहले हम थ्योरी की बात करेंगे, फिर हम इसके ऑब्जर्वेशन यानी कि इसके जो प्रमाण अल्फ्रेड वेगनर ने प्रस्तुत किए उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या कहा उन्होंने कहा कि देखिए जो आपका पूरा आज 7 महाद्वीप हैं, ये पहले 7 महाद्वीप अलग अलग नहीं थे, बल्कि आज से लगभग 250 मिलियन ईयर्स पहले यानी कि मेसोजोइक एरा में। अभी मेसोजोइक एरा क्या है? मेसोजोइक एरा का सिंपल मतलब ये है, आप ऐसे समझें कि जैसे आपका मानव इतिहास होता है, मानव इतिहास को हम कई भागों में बांट के देखते हैं, जैसे भारत के इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक बोलते हैं। सेम इसी तरीके से जब हम पृथ्वी के इतिहास की चर्चा करते हैं तो उसको भी अलग अलग कालखंडों में बांटते हैं, और उसी में से एक है हमारा मेसोजोइक काल, जो कि लगभग 250 मिलियन ईयर्स पहले का है। तो आज से लगभग 250 मिलियन ईयर्स पहले हमारा जो 7 महाद्वीप थे वो इकट्ठे थे, एक थे, और उसे कहा गया सुपर कॉन्टिनेंट। क्या कहा गया दोस्तों? सुपर कॉन्टिनेंट। तो सुपर जो कॉन्टिनेंट था उसे हमारे अल्फ्रेड वेगनर भाई साहब ने नाम दिया पेंजिया। क्या नाम दिया दोस्तों? पेंजिया। यानी उन्होंने बताया कि आज से 250 मिलियन ईयर्स पहले जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो था पेंजिया। जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है स्थल ही स्थल। वहीं पर दूसरा जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट है, एक वृहद महाद्वीप है, इसके चारों ओर जो पानी वाला हिस्सा है उसे अल्फ्रेड वेगनर ने नाम दिया पेंथालासा। ये भी जर्मन वर्ड ही है। उन्होंने क्या नाम दिया उसको? पेंथालासा। तो उन्होंने बताया कि आज से 250 मिलियन ईयर्स पहले हमारे पृथ्वी पर एक महाद्वीप था, एक महासागर था। एक महाद्वीप जो था उसका नाम था पेंजिया, और एक महासागर जो था पेंथालासा। और फिर समय के साथ समय गुजरता चला गया, और आज से लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले अंतिम ट्रियासिक एरा में, ये देखिए यहां लिखा हुआ है अंतिम ट्रियासिक काल में, ट्रियासिक भी एक युग का नाम है, तो ट्रियासिक काल में जो हमारा पेंजिया था वो 2 भागों में टूटा। ऊपर वाला भाग जो होगा उसको कहते हैं लॉरेंशिया। ऊपर वाले भाग को क्या कहा गया? लॉरेंशिया या अंगारा लैंड कहा गया। और नीचे वाला जो पार्ट था उसे कहा गया गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया बच्चों? गोंडवाना लैंड। तो क्या समझ में आया कि भाई आज से लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले ट्रियासिक एरा में हमारा जो पेंजिया था वो 2 भागों में टूटा। ऊपर वाला हिस्सा लंगारा लैंड कहलाया और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया, और बीच में एक उथला सागर विकसित हुआ। क्या हुआ दोस्तों? एक उथला सागर, एक कम गहराई वाला सागर विकसित हुआ जिसे कहा गया टेथिस सी। क्या कहा गया दोस्तों? टेथिस सी। इसे हम टेथिस भूसन्नति भी कह सकते हैं। भूसन्नति शब्द को हम अभी एलोबरेट ना करते हुए इसे आगे समझेंगे। हम एक भाई साहब को पढ़ेंगे कोबर।
वो बताते हैं कि कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई और वहां पर हमें टेथिस भूसन्नति का नाम आएगा। तो टेथिस भूसन्नति या टेथिस सागर एक ही चीज है, यानी उथला क्षेत्र जो आपके लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में विकसित हुआ। फिर समय गुजरा, फिर समय गुजरने के बाद लगभग आज से 165 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, 165 मिलियन ईयर्स पहले हमारा लॉरेंशिया, यानी ये वाला जो लॉरेंशिया अभी आपने चर्चा में देखा, ये लॉरेंशिया दो भागों में विभाजित हुआ या कई भागों में विभाजित हुआ। इसका पश्चिमी हिस्सा निकल के पहुंचा कहां पर, पश्चिम की ओर। इसका पश्चिमी हिस्सा निकल के गया और ये बना आपका नॉर्थ अमेरिका। क्या बना दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका। इसी से एक भाग निकल के आया, वो बना ग्रीनलैंड। और इस खिसकाव की वजह से आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर का विकास हुआ, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड आपके लॉरेंशिया से टूटे और पश्चिम की ओर आए, और पश्चिम की ओर आने के क्रम में यहां पर नॉर्थ अटलांटिक महासागर का विकास हो पाया। और शेष भाग जो है वो कहलाया यूरेशिया। क्या कहलाया दोस्तों, यूरेशिया कहलाया। यूरेशिया क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि सिर्फ इसमें हमें भारत ऐड नहीं करना है, बाकी सब ऐड करना है। क्योंकि भारत जो था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, अभी हम देखते हैं। तो मूल रूप से बाकी का हिस्सा कहलाया यूरेशिया। क्या कहलाया दोस्तों, यूरेशिया। वहीं पर जब गोंडवाना लैंड टूटा तो गोंडवाना लैंड जो है कई भागों में टूटा। गोंडवाना लैंड का सबसे पश्चिमी हिस्सा जो था वो बना साउथ अमेरिका। क्या बना दोस्तों, साउथ अमेरिका। मतलब ये वाला हिस्सा यहां पे चिपका हुआ था और ये पश्चिम की ओर खिसकने के क्रम में साउथ अटलांटिक ओशन का निर्माण हो पाया, यानी दक्षिणी अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ और वहीं पर साउथ अमेरिका महाद्वीप का विकास हो पाया। वहीं पर और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर अंटार्कटिका एक महाद्वीप है हमारे पास। अंटार्कटिका महाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड से अलग हुआ और नीचे की ओर खिसकते हुए दक्षिण ध्रुव पर स्थापित हो गया। वहीं पर आगे बढ़ने के क्रम में इससे, यानी कि आपके अफ्रीका से आपका इंडिया अलग हुआ, यानी हमारा भारतीय प्रायद्वीप। आप ध्यान रहे, भारतीय प्रायद्वीप या हमारा इंडिया वाला पार्ट जो था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। फिर वहां से निकला, यानी अफ्रीका से टूटा और अफ्रीका से टूटने के बाद ऊपर की ओर खिसका और आकर हमारे यूरेशिया से आकर टकराया, जिसके आगे देखेंगे हम। इसी टकराने के बाद हिमालय की उत्पत्ति हो पाई और इसी क्रम में हमारे हिंद महासागर का निर्माण हुआ। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया पूर्व की ओर गया। इस तरीके से गोंडवाना लैंड के टूटने से या गोंडवाना लैंड के विखंडन से साउथ अमेरिका, साउथ अटलांटिक ओशन, अफ्रीका, इंडियन ओशन, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हो पाया। ये हमारे अल्फ्रेड वेगनर भाई साहब ने पूरी कहानी बताई और यही हमारे क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है। लेकिन दोस्तों कोई भी रिसर्च, कोई भी शोध बिना प्रमाणों के माना नहीं जाता, इसीलिए हमें जरूरी है कि हम प्रमाण भी इसमें बताएं। और सिविल सर्विसेज में हम जब भी आंसर राइटिंग कोशिश करते हैं तो हमें उसमें पूरे थ्योरी के साथ हमें प्रमाण बताने होंगे, तब जाके हमारा आंसर ऑथेंटिक माना जाएगा और हमें नंबर मिलने की संभावना बढ़ेगी। तो क्या क्या प्रमाण प्रस्तुत किए, तो कई सारे प्रमाण प्रस्तुत किए उन्होंने। हम कुछ की चर्चा जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और कौन कौन से प्रमाण किए तो ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों उन्होंने प्रयास किया, वो था पहला प्रमाण जो उन्होंने रखा वो था जिगसॉ फिट। जिगसॉ फिट का क्या अर्थ हुआ, जिगसॉ फिट को हिंदी में हम कह सकते हैं भौगोलिक साम्यता या सामरूपता। इसका सिंपल मतलब यह है कि जब हम आपस में महाद्वीपों को जोड़ते हैं, जिस तरीके से हम बचपन में पजल सॉल्व करते थे, आपस में खानों को जोड़ जोड़ के, आपस में टुकड़ों को जोड़ जोड़ के, अगर उसी क्रम में हम यहां पर जोड़ने का प्रयास करें पूरे महाद्वीपों को एक साथ, तो क्या वो जुड़ पाएंगे? इसी क्रम में या इसी की बात हम कर रहे हैं जिगसॉ फिट में। तो आप पाएंगे कि देखिए ये है ब्राजील का हिस्सा, साउथ अमेरिका में ब्राजील, और ब्राजील की एक चोंच निकली हुई छोटी सी, है ना। अगर इस चोंच को मैं आपसे कहूं कि चलिए आपके अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में यहां पर एक पड़ता है क्षेत्र गिनी की खाड़ी। क्या पड़ता है दोस्तों? गिनी की खाड़ी। क्या यहां पर अपन भर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं? तो आप पाएंगे बिल्कुल इन दोनों को आपस में जोड़ा जा सकता है। वहीं एक उदाहरण और लेके देखते हैं। अगर आप कनाडा से ग्रीनलैंड को जोड़ना चाहो तो क्या जोड़ सकते हो? तो आप बिल्कुल टुकड़ों को इस तरीके से आपस में जोड़ सकते हैं। इससे क्या समझ में आया? इससे समझ में आया कि भाई ये महाद्वीप यानी इन महाद्वीपों की तटरेखा को आपस में जोड़ने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि महाद्वीप आपस में कभी ना कभी जुड़े रहे होंगे और बाद में टूटे, जैसा अल्फ्रेड वेगनर हमारे कह रहे हैं। फिर और प्रमाण क्या दिया उन्होंने? तो अगला प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किया, वो किया आपका तटवर्ती क्षेत्रों की चट्टानों की आयु और संरचना।
यानी उन्होंने देखा कि विभिन्न तटवर्ती क्षेत्रों की अगर चट्टानों का अध्ययन किया जाए तो क्या मिलता है। तो उन्होंने क्या पाया कि एग्जांपल लेके चलते हैं, एक आपका नॉर्थ अमेरिका में एक पर्वत है, नाम है एप्लेशियन माउंटेन्स। क्या नाम है दोस्तों? एप्लेशियन माउंटेन्स। यहीं पर ग्रीनलैंड की कुछ चट्टानें निकाली उन्होंने। यहां पर एक जोनेन नाम माउंटेन है यूरोप में ऊपर की ओर। तो इन तीनों की जब उन्होंने चट्टानों को लिया, उनका अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि उसकी संरचना और उसकी आयु, यानी उन चट्टानों की आयु और उन चट्टानों की संरचना एक जैसी है। अब ये कैसे हो सकता है कि नॉर्थ अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप की चट्टानें एक जैसी हैं, यानी उनका निर्माण एक समय हुआ? हो सकता है कैसे यहां पर और यहां पर एक साथ एक ही समय में इतनी दूर पर्वतों का निर्माण हो? ऐसा संभव नहीं है। तो उन्होंने इस बात से, यानी इस प्रमाण से, चट्टानों की आयु के प्रमाण से भी समझाने की कोशिश की कि ये महाद्वीप आपस में कभी ना कभी जुड़े रहे होंगे। एक उदाहरण और लेके देखते हैं अभी। फिर उन्होंने तीसरा प्रमाण दिया कि देखिए, अगर हम वनस्पतियों का जीवाश्म देखें या हम प्राचीन जीवों के जीवाश्म देखें, अवशेष देखें, उसमें हम पाएंगे कि वो अलग अलग महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक जीव है हमारे पास जो कि रेप्टाइल की तरह, लगभग रेप्टाइल की तरह था, उसे कहते हैं मेसोसॉरस। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेसोसॉरस। तो मेसोसॉरस की जो जीवाश्म मिले हैं वो हमारे अर्जेंटीना से मिले और हमारे साउथ अफ्रीका से मिले। अब क्या यह संभव है कि इस जीव की उत्पत्ति अर्जेंटीना में अलग हुई हो और साउथ अफ्रीका में अलग हुई हो? क्या यह पॉसिबल है ना? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र आपस में जुड़े हुए थे और इनकी उत्पत्ति इस क्षेत्र में एक साथ हुई, फिर बाद में ये विभाजित हुए। वहीं पर चलिए, तो फिर भी जीव है, उड़ के चला जाएगा, तैर के चला जाएगा। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो फिर हम बात करते हैं वनस्पति की, यानी एक पेड़ है, नाम है उसका ग्लोसोप्टेरिस। ग्लोसोप्टेरिस। अब इस ग्लोसोप्टेरिस की जो प्रमाण मिले हमें वो ऑस्ट्रेलिया से भी मिले, यानी उसके अवशेष ऑस्ट्रेलिया से भी मिले हमें, अंटार्कटिका से भी मिले हमें, फिर हमें भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में मिले, फिर हमें मेडागास्कर में मिले, फिर हमें अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्रों में मिले और फिर हमें अर्जेंटीना और ब्राजील में मिले। अब क्या यह पॉसिबल है कि एक ही प्रकार के पेड़ की उत्पत्ति एक ही समय में अलग अलग महाद्वीपों पर हुई हो? क्या यह पॉसिबल लग रहा है आपको? वो तो तैर के भी नहीं जा सकता बेचारा। तो सिंपल सी बात है कि ये महाद्वीप कभी ना कभी एक साथ रहे होंगे और उस समय इन वनस्पति या जीवों की उत्पत्ति हुई और वो फिर नष्ट हो गए और उनके जीवाश्म आज हमें अलग अलग महाद्वीपों पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे अल्फ्रेड वेगनर कह रहे हैं कि महाद्वीप अलग अलग हुए हैं। चलिए एक और देखते हैं, एक और एविडेंस देखते हैं, समझते हैं। तो एक एविडेंस और है जिसकी चर्चा शुरुआत में मैंने आपसे की समझाने के लिए, कहानी शुरू करने के क्रम में, वो थी पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस, यानी एक नाम और दे सकते हैं आप, ग्लेशियर एविडेंस। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि हमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी वो क्षेत्र जो आज उष्णकटिबंध में है, वहां पर कई ग्लेशियर के प्रमाण मिले। जैसे उदाहरण के लिए हमारे प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में, हमारे पूरे दक्षिणी अफ्रीका में, हमारे पूर्वी साउथ अमेरिका में, यहां पर हमें किसके प्रमाण मिल रहे हैं? ग्लेशियर के प्रमाण मिल रहे हैं। अब यहां अगर ग्लेशियर के प्रमाण मिल रहे हैं तो सिंपल सा मतलब यह है कि यह क्षेत्र कभी ना कभी शीत कटिबंध में ध्रुवों के पास रहा होगा। क्योंकि आज इन क्षेत्रों में ग्लेशियर नहीं हो सकते, नहीं मिल सकते ग्लेशियर। तो इसी क्रम में अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि ये क्षेत्र आपस में, यानी ये जो भूभाग हैं आपस में जुड़े हुए थे और ये दक्षिणी ध्रुव पर थे। फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आए, ऊपर की तरफ आने के बाद टूटे और आज जिस जगह पर हैं उस जगह पर पहुंचे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से महाद्वीप आपस में टूटे और आज जिस जगह पर मौजूद है वहां पर पहुंच सके। इस प्रकार महाद्वीपों की उत्पत्ति हो सकी। अब प्रश्न उठता है कि भाई आपने बता दिया सर कि अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था कि महाद्वीप टूटे, महाद्वीप विभाजित हुए, फिर आपने प्रमाण दे दिए उसके, लेकिन इसके पीछे बल क्या काम कर रहा था? तो बल दोस्तों अलग अलग है। यानी हमारे अल्फ्रेड वेगनर भाई साहब ने जो अलग अलग डायरेक्शंस में महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है, अलग अलग डायरेक्शन में महाद्वीप खिसके, उसके क्रम में अलग अलग फोर्स बताने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि महाद्वीप दो भागों में टूटा, यानी पेंजियर दो भागों में जब टूटा तो उसके पीछे प्लवनशीलता बल उत्तरदायी था।
प्रवणशीलता बल क्या होता है? तो प्रवणशीलता बल इसको ऐसे समझिए आप कि फ्लोटिंग फोर्स होता है, यानी कि जैसे पानी के ऊपर नाव तैरती है उस तरीके का बल होता है। अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इतना ही लिखना चाहिए आपको, इतना ही काम का है। तो प्लवनशीलता बल से मतलब है कि तैरने वाला बल, यानी जिस प्रकार नाव पानी के ऊपर तैरती है ठीक उसी प्रकार तैरने के क्रम में वो महाद्वीप तैर रहा था, फिर आपस में ब्रेकिंग होने की वजह से दो भागों में टूट के उत्तर और दक्षिण दिशा में प्रवाहित हुआ। चलिए, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई महाद्वीप में जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका पश्चिम की ओर क्यों गए? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, सूर्य और पृथ्वी का जो सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसके उत्तरदायी था और उसकी वजह से महाद्वीप पश्चिम की दिशा में गए। इसी क्रम में आगे की बात भी उन्होंने करी। फिर उसमें एक बल और बताया जिसे कहते हैं पोलार फ्लिंग फोर्स। इस तरीके से कुछ बलों की चर्चा उन्होंने करी जो महाद्वीप के विस्थापन और अलग अलग दिशा में विस्थापित होने के कारण रहे। दोस्तों बिल्कुल घबराइए नहीं, ये बल आपके काम के नहीं है, क्योंकि ये बल सिंपल सी बात आप खुद समझ रहे हैं। क्या गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आपको लगता है इतना विशाल महाद्वीप खिसक जाएगा? सोच के देखिए जरा सा। चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल हमारे महासागर के पानी को ऊपर कर सकता है, यानी हमारे लिए ज्वार और भाटे का काम कर सकता है, ज्वार और भाटा आ सकता है उसकी वजह से, लेकिन महाद्वीप खिसक नहीं सकते। एक ज्योग्राफर ने इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हुए कहा कि यदि हमारे चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता तो कभी हमारी पृथ्वी रोटेट ही नहीं कर पाती, कभी रोटेट ही नहीं कर पाती, अपने अक्ष पे घूम ही नहीं पाती। तो इस बात से हम बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि ये जो तीनों बल अल्फ्रेड वेगनर ने बताए, ये महाद्वीपीय विस्थापन की सही व्याख्या या तार्किक व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, और इसको हम लिमिटेशन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने चर्चा कर ली कि थ्योरी क्या है, फिर हमने चर्चा कर ली कि उसके प्रमाण क्या हुए, और हमने फिर चर्चा कर ली कि बल क्या थे उसके पीछे। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस की कि भाई क्या क्या लिमिटेशंस है, यानी कि सीमाएं क्या है इस सिद्धांत की, क्योंकि ये भी हमें सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सीमाओं के साथ बताइए, तो सीमाएं क्या है। तो सबसे पहले तो आपने देख लिया कि बल इतने तार्किक और सफिशिएंट नहीं है कि वो महाद्वीपों के विस्थापन की बात कह सके। और आगे चल के हम एक आर्थर होम्स की कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़ेंगे जो बताएगा कि महाद्वीपों का विस्थापन किस आधार पे या उसके पीछे कौन सा बल काम कर रहा था। आगे चल के हम उसे अध्ययन करेंगे। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जो ड्रिविंग फोर्स था, ये ड्रिफ्टिंग जो फोर्स था वो अनसफिशिएंट था, वो सही नहीं था यहां पर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अल्फ्रेड वेगनर ने एक बात और कही कि देखिए, मैं एक आपको चित्र छोटा सा बनाता हूं आपके लिए भी। अल्फ्रेड वेगनर ने बात कही कि देखिए, हमारे जो महाद्वीप हैं वो बने हुए सियाल से। महाद्वीप सियाल से बने, इसका क्या अर्थ है? सियाल का अर्थ है कि वो चट्टानें जिसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता हो, तो सियाल इसे कहा जाएगा। तो यानी मूल रूप से हमारी जो महाद्वीप हैं वो सियाल चट्टानों से बने हुए हैं। फिर हमारा जो महासागर है वो सीमा चट्टानों से बना हुआ है। सीमा से क्या मतलब है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है। और इसमें दोनों में अंतर क्या है? तो ये ज्यादा, ये कम, ये यानी जो सियाल है तुलनात्मक रूप से क्या है? कम घनत्व वाली है और सीमा अधिक घनत्व वाली है। और उन्होंने कहा कि देखो, सियाल जो है सीमा के ऊपर निर्बाध रूप से, बलिया बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल निर्बाध रूप से तैर रहा है। जैसे पानी के ऊपर नाव तैरती है वैसा बिल्कुल तैर रहा है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही, आराम से तैर रहा है। ये उन्होंने कह दिया। ठीक है भैया, मान भी लेते हैं, हालांकि ये गलत बात है लेकिन मान लेते हैं हम। फिर उनसे पूछा गया कि बताओ भाई कि महाद्वीपों पर, यानी कि महाद्वीपों पर आपके पर्वत और ज्वालामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई? तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, अगर सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है तो इस तैरने क्रम में घर्षण भी होगा, और घर्षण होने की वजह से अवसाद, यानी कि चट्टानों की टूटने की वजह से जो कचरा निकलता है उसे अवसाद कहते हैं। तो अवसाद सेडिमेंट निकल के आएंगे और उन सेडिमेंट्स के निरंतर जमाव की वजह से पर्वतों का निर्माण होगा। वहीं पर इसी घर्षण की वजह से कभी कोई चट्टान, कोई दरार बन जाएगी तो उससे सियाल से मैग्मा निकल के आएगा और वो महाद्वीपों की उत्पत्ति में, या यूं कहूं कि वॉल्केनोस की उत्पत्ति में, ज्वालामुखी की उत्पत्ति में सहायक होगा। अब जरा वापस आइए। अभी हमारे अल्फ्रेड वेगनर कह रहे थे कि सियाल सीमा पर निर्बाध रूप से तैर रहा है। दूसरे क्रम में वो कहने लगे कि भाई घर्षण हो रहा है।
तो ये आपको लग रहा परस्पर विरोधी बातें हो रही हैं, यहां पर दो अलग अलग बातों को एक साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं अल्फ्रेड वेगनर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये एक हमारा लिमिटेशन माना जाएगा, क्योंकि वो जो माउंटेन्स और वॉल्केनोस यानी कि पर्वतों और ज्वालामुखी की जो उत्पत्ति की बात कर रहे हैं वो उन्हीं की थ्योरी से मैच नहीं कर रही है। इस तरीके से आप इसमें परस्पर विरोध देख सकते हैं और ये भी एक सीमा मानी जाएगी। इसमें एक उदाहरण और ले सकते हैं आप लोग, जैसे उन्होंने कहा कि माउंटेन्स जो है घर्षण की वजह से बनेंगे, तो जाहिर सी बात है ये महाद्वीपों के किनारों पर ही बनेंगे, पॉसिबल भी है। साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में किनारों पर ही है, तो उसकी व्याख्या तो इस सिद्धांत से हो गई, यानी अल्फ्रेड वेगनर की बात से हो गई। लेकिन क्या हिमालय की उत्पत्ति इससे होती है? तो नहीं, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में अल्फ्रेड वेगनर की बात हो ही नहीं पा रही सेट, क्योंकि वो कह रहे हैं कि महाद्वीपों के किनारों पर ही पर्वतों की उत्पत्ति होगी, लेकिन हिमालय महाद्वीप के किनारे पर नहीं बल्कि बीच में है। ऐसी आल्प्स पर्वत भी महाद्वीप के किनारे पर नहीं बल्कि बीच में है। तो इस तरीके से ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया, इसमें जो इन्होंने ओरिजिन ऑफ माउंटेन्स एंड वॉल्केनोस की बात करी, वो किस तरीके की है, वो सिद्धांत से मैच नहीं हो रही है। और अंतिम बात अगर आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं कि क्या कारण रहा कि ड्रिफ्टिंग जो है वो मेसोजोइक एरा में ही शुरू हुई, उससे पहले भी नहीं हुई, उसके बाद भी नहीं हुई। यानी पेंजिया दो भागों में मेसोजोइक एरा में ही क्यों टूटा, क्या कारण रहा? तो इसका भी एक सटीक और तार्किक उत्तर हमारे अल्फ्रेड वेगनर देने में सक्षम ना हो सके। तो इस तरीके से ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या मानी जाएगी? लिमिटेशंस मानी जाएगी। मैं फिर दोहरा देता हूं एक बार, जो ड्रिफ्टिंग फोर्स था वो पहला, दूसरा सियाल और सीमा का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो, तीसरा माउंटेन्स और वॉल्केनोस की उत्पत्ति जो है वो उसकी सही व्याख्या नहीं कर पाया अल्फ्रेड वेगनर, और ये भी नहीं बता पाए कि ड्रिफ्टिंग जो है मेसोजोइक एरा में ही शुरू क्यों हुई। इस तरीके से ये सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सिद्धांत का क्या है, लिमिटेशंस है या सीमाएं हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और आगे हम क्लास में देखेंगे कि इसके आगे जैसे महाद्वीपों पर पर्वत कैसे बने, आपके ज्वालामुखी कैसे बने, आदि चीजों की हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।